Presented by Himalaya Green Tea Tulsi. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय ग्रीन टी। हिमालय ग्रीन टी तुलसी आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है, साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करती है। महेश 42 साल के हैं, वाराणसी के रहने वाले हैं। अब काफी समय से उनके पेट के नीचे बाईं तरफ दर्द उठता था। ये दर्द समय के साथ बढ़ता गया। उठते वक्त, चलते समय, यहाँ तक कि करवट बदलने में भी भयानक दर्द होता था। शुरुआत में महेश को लगा था कि उनके पैर की कोई नस चढ़ गई है। जब महीनों तक दर्द नहीं गया तो महेश को चिंता होने लगी। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, उनकी जांच हुई, एक्सरे हुए, पता चला ये दर्द कूल्हे का दर्द था। महेश चकरा गए, क्योंकि अभी तक ज्यादातर जनता के साथ साथ उन्हें भी यही लगता था कि कूल्हे का दर्द पीछे की तरफ होता है, पर ऐसा नहीं है। महेश के कूल्हे का जॉइंट घिस गया था, इसलिए उन्हें सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ी। सर्जरी के बाद कुछ समय उनकी दवाइयां चली, फिजियोथेरेपी हुई, अब वो बेहतर है। महेश चाहते हैं कि हम अपने शो पर कूल्हे के दर्द के ऊपर बात करें, इसके कारण, लक्षण, इलाज, बचाव, इन बारे में लोगों को बताएं। तो सबसे पहले कूल्हे के दर्द से जुड़ी कुछ आम गलतफहमी दूर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कूल्हे का दर्द है उसको बहुत सारे लोग जो है मिस गाइड करते हैं या उसको गलत समझ लेते हैं। वो समझते हैं कि जो हमारे हिप में पीछे की तरफ जो दर्द होता है वो हिप जॉइंट का पेन है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हिप जॉइंट का पेन हमें हमेशा हमारे फ्रंट साइड में होता है, जहाँ पे कि आपका लेग जो है बॉडी से जुड़ रहा है, उस जंक्शन पे जो पेन होता है सामने की तरफ, वो पेन यूजुअली हिप जॉइंट की वजह से होता है। जो पेन आपको पीछे की तरफ होता है, यानी कि जहाँ पे आपकी स्पाइन और जो है कूल्हा आपस में जुड़ रहा है, वहाँ पे जो पेन पीछे की तरफ अगर होता है तो वो यूजुअली स्पाइन की वजह से आता है। उसका हिप जॉइंट से 90% ऑफ द टाइम कोई रिलेशन नहीं होता है। सो जो सामने की तरफ जो पेन होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉइन वाला पेन, या जहाँ पे आपकी बॉडी और लेग जुड़ता है, जब आप बैठते हैं, जहाँ पे क्रीज आती है, वहाँ पे जब पेन होता है उसको हम क्लासिकली बोलते हैं कि ये हिप जॉइंट का पेन है। बहुत कम ऐसे किस्से होते हैं जहाँ पे कि हिप जॉइंट का पेन जो है वो सीधा नी जॉइंट पे सामने आता है, हिप जॉइंट पे नहीं होता है। हम जब एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, पेशेंट हमारे पास आता है कि मुझे तो नी में दर्द है, और जब हम उसको पूरा एग्जामिन करते हैं हमें समझ में आता है कि इनका ये जो नी पेन है ये हिप जॉइंट से आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि जैसे कि दो लाइट लगी होती हैं और आप एक ही बटन से दोनों लाइट चलाते हो, सेम वही चीज़ हमारी बॉडी में है कि हिप जॉइंट और नी जॉइंट दोनों की सप्लाई एक ही जगह से है। सो जब हिप में प्रॉब्लम होती है तो नी में पेन आ सकता है, ऐसे जब नी में पेन होता है तो हिप में आ सकता है। यूजुअली ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, बट डॉक्टर आपके एग्जामिन करके आपको बता सकते हैं कि आपका पेन हिप से आ रहा है, नी से आ रहा है। तो ये तो बात रही कि कैसे आप पता लगाएं कि आपको पेन आ कहाँ से रहा है। दूसरी बात है कि जो हमारा हिप जॉइंट है एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। जैसे कि आप देखोगे ये हिप जॉइंट हमारा है, ये बॉल है और इसमें ये सॉकेट है। सो बॉल सॉकेट में रहती है और इसके अंदर हमारा हिप जॉइंट का मूवमेंट होता है। अगर आप देखोगे हमारे शरीर के जो बाकी जॉइंट्स होते हैं वो एक तरह से मोस्टली हिंज जॉइंट होते हैं, जैसे कि एक तरफ चलते हैं एक तरफ बंद होते हैं। उनमें एक सर्कमडक्शन मूवमेंट नहीं होता है, मतलब वो डिफरेंट डायरेक्शंस में नहीं घूमते हैं। जैसे कि शोल्डर जॉइंट घूमता है और हमारा हिप जॉइंट घूमता है। जब हिप जॉइंट में प्रॉब्लम होती है, और कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती है हमारे यहाँ पे, जो यंग पेशेंट्स हैं उनमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो इंडिया में आती है वो होती है एवेस्कुलर नेक्रोसिस, यानी कि हिप जॉइंट की जो बॉल है, इस बॉल में खून का दौरा खत्म हो जाता है और ये बॉल जो है डेड हो जाती है। आपने भी रिसेंटली कोविड में सुना होगा कि जब बहुत सारा स्टेरॉइड मिला तो उसकी वजह से कई लोगों में ये बॉल में सर्कुलेशन खत्म हो गया। तो स्टेरॉइड एक बहुत बड़ा कारण है इसके होने का। स्टेरॉइड कोई भी हो सकता है, या तो आप जो नॉर्मल स्टेरॉइड लेते हैं लोग अस्थमा के लिए वो भी हो सकता है, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो भी हो सकता है, या बहुत सारे लोग जिम में अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं वो भी हो सकता है। सो किसी भी तरह का स्टेरॉइड जो है इसको डैमेज कर सकता है। अगर इसमें सर्कुलेशन खत्म हो जाता है तो वो एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हम ऑलमोस्ट 70% इंडियन पेशेंट्स में देखते हैं जो हमारे पास हिप जॉइंट के लिए आते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है। 10 से 15% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें कि पहले कभी चोट लगी थी और उसका इलाज हुआ, और वो इलाज में किसी भी रीजन से कोई कमी रह गई तो ये हिप जॉइंट धीरे धीरे खराब हो जाता है। उन पेशेंट्स में भी धीरे धीरे हिप जॉइंट में प्रॉब्लम आती है और उनको फिर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है।
इसके अलावा बहुत रेयरली जो वेस्टर्न वर्ल्ड में कॉमनली होता है चीज़, वो बोलते हैं कि जैसे घुटने का आर्थराइटिस होता है वैसे ही हिप जॉइंट का भी आर्थराइटिस होता है। वैसे पेशेंट हमारे पास करीब 10% होते हैं जिनको प्राइमरी आर्थराइटिस हिप जॉइंट का ही होता है। इसके अलावा बहुत सारे जेनेटिक कॉजेज हैं जिनमें ऐसा हो जाता है, जैसे कि किसी को स्टोरेज टाइप की डिजीज होती है जिसमें कि वेट बहुत बढ़ता है या लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, पर वो बहुत ही रेयर कॉज है इंडिया में। वो हमें ना के बराबर मिलते हैं, मे बी शायद 3 साल 2 साल में एक केस उस लेवल पे आता है। अदरवाइज प्राइमरली 3 कॉज हैं, स्टेरॉइड, स्मोकिंग एंड एल्कोहल। क्योंकि एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इसमें हर मूवमेंट में जो सरफेस है कांटेक्ट में रहती है, सो पेशेंट का हर मूवमेंट जो है पेनफुल हो जाता है उसके लिए। इवन सोते समय उसको करवट भी लेनी है तो क्योंकि यहाँ मूवमेंट होएगा, जब उस जॉइंट में मूवमेंट होगा तो जो रफ सरफेस है जॉइंट की, जैसे कि ये आर्थरेटिक हिप जॉइंट है, इसकी सरफेस रफ हो गई है, तो जब ये हल्का सा कहीं भी घूमेगा तो इसमें पेन करेगा आपको। इसलिए हिप जॉइंट के पेशेंट जो हैं बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अपने आप को चला नहीं पाते, जैसे कि नी जॉइंट वाले चला लेते हैं, क्योंकि नी में आपको बैठे बैठे और लेटे लेटे 90% टाइम पेन नहीं होता है, क्योंकि उसमें पॉइंट कांटेक्ट होता है। यहाँ पे एक सरफेस से सरफेस पूरा कांटेक्ट में रहती है हमेशा, तो हल्का सा मूवमेंट भी होगा तो आपको पेन होता है। सो इन पेशेंट्स के लिए जो सर्जरी ऑप्शन होता है वो होता है कि आपको जो सरफेस डैमेज हो गई है बॉल और सॉकेट दोनों को चेंज करना पड़ता है। सो ये बेस्ट ऑप्शन है कि इसको चेंज कर दिया जाए। आजकल ऐसे ऐसे जॉइंट्स आ गए हैं जिसके साथ आपको लाइफ ऑलमोस्ट 35 साल की मिलती है। 35 साल की एक्टिव लाइफ का मतलब है कि ओवरऑल जैसे जैसे आप एज में ज़्यादा होंगे, आपकी एक्टिविटी कम हो जाती है, तो शायद आपको लाइफ उससे ज़्यादा भी मिल सकती है। रिकवरी पीरियड इसके लिए लोग पूछते हैं कितना रहता है, तो रिकवरी पीरियड जो है, जैसे हमने आज सर्जरी करी तो नेक्स्ट डे से आपका चलना फिरना शुरू हो जाता है। विद इन ए वीक 10 डेज अपना ऑफिस जा सकते हो, सिटिंग जॉब कर सकते हो। प्रिकॉशंस क्या रखना है, लाइफ लॉन्ग रनिंग और जंपिंग से अवॉइड करना है। बाकी नॉर्मल वॉक, साइकिलिंग, सीढ़ी चढ़ना उतरना, ये सब कुछ आप आराम से कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि किसी तरह का ऐब नहीं करना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेरॉइड एक सबसे मेजर कॉज है इसके होने का। दूसरा मेजर कॉज है स्मोकिंग। सो आजकल देखो जिस तरह से स्मोकिंग के किस्से और प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो स्मोकिंग, तंबाकू, जर्दा, ये सब चीज़ें जो हैं ये भी इसको ब्लॉक करती हैं खून के दौरे को, और उसकी वजह से भी ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। इसके बाद तीसरा मेजर कॉज आता है अल्कोहल का, जो अगर आप बहुत सीवियरली अल्कोहल लेते हैं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, उम्मीद है डॉक्टर साहब ने जो हिप जॉइंट पेन यानी कूल्हे के दर्द के बारे में जानकारी दी है वो आपके बहुत काम आएगी। देखिए, अब सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये कि अभी तक जिसे आप कूल्हे का दर्द समझते थे वो कूल्हे का दर्द है ही नहीं। अगर आपको पेल्विक एरिया में दर्द हो रहा है, असल में वो कूल्हे का दर्द है। तो अगर आपको दर्द हो रहा है तो सतर्क हो जाइए, डॉक्टर से मिलिए और सही समय पर इलाज शुरू कर दीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। अगर आपको मस्सों की शिकायत है तो जानिए इससे कैसे निपटे और ये क्यों हो जाते हैं। स्किन टैग्स, जिन्हें सरल भाषा में मस्से कहते हैं, एक बहुत ही आम स्किन प्रॉब्लम है। ये चेहरे से लेकर पूरे शरीर पर हो सकती है। अब ये क्या होते हैं और इनसे कैसे निपटें, इसके बारे में हमें जानकारी दी डॉक्टर ज़ेबा ने। तो ये ज़्यादातर मस्से हमें गर्दन पर, बगलों में, जांघों पर, ब्रेस्ट के नीचे और आँखों के फोल्ड्स में या आँखों के नीचे नज़र आते हैं। ये उन जगहों पर नज़र आते हैं जहाँ हमारी स्किन फोल्ड होती है या स्किन थिक होती है, मोटी होती है। मस्से होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में आपके माता पिता को मस्सों की शिकायत रही है या ज़्यादा मस्से रहे उनके शरीर पर, तो चांस है कि आपको भी मस्से होंगे। मोटापा भी एक कारण है, ज़्यादा वेट होना एक कारण है। अगर आपका वेट ज़्यादा है और स्किन रगड़ती है कि कुछ एरियाज़ में, या फिर स्किन थिक है कुछ एरियाज़ में, वहाँ पे मस्सा होना कॉमन हो जाता है। स्किन जमा होने से छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। अगर हम अपना वजन कंट्रोल करते हैं, थोड़ा एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो स्किन टैग्स कम हो सकते हैं। हमने मस्सों के ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सारे नुस्खे सुने हैं, जैसे घोड़े के बाल का इस्तेमाल करना या फिर कोई होम्योपैथिक दवाई का इस्तेमाल करना, जैसे कि थूजा 200। इसको गोलियां या लोशन के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सब बहुत ही पुराने तरीके हो चुके हैं। डॉक्टर के पास अगर जाएंगे तो आपको ये 3 तरीके सजेस्ट किए जा सकते हैं। पहला है ऑइंटमेंट का इस्तेमाल, दूसरा है केमिकल कॉटरी और तीसरा है रेडियो कॉटराइजेशन।
डॉक्टर आपको बेंजोइक एसिड या फिर रेटिनोइक एसिड सजेस्ट कर सकते हैं, पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको टूथपिक या फिर ईयरबड से इस एसिड को सिर्फ उस जगह पर लगाना है जहां स्किन टैग है, क्योंकि ये एसिड आपकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है केमिकल कॉटराइजेशन का। इसमें डॉक्टर एक TCA नाम की पील का इस्तेमाल करते हैं और इससे मस्से को जलाया जाता है, पर उसमें 3 से 5 दिन का डाउन टाइम होता है, फिर वो मस्सा जलकर गिर जाता है। तीसरा तरीका है रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉटरी। ये 1 टाइम प्रोसीजर है, यानी एक बार ही किया जाता है। 30 से 40 मिनट का टाइम लगता है। पहले डॉक्टर नंब करने के लिए, सुन्न करने के लिए क्रीम लगाते हैं, इसलिए आपको कोई दर्द नहीं होता, आराम रहता है, और उसके बाद मस्से को जलाया जाता है। एक बात जो समझने वाली है वो ये कि स्किन टैग्स जेनेटिक हैं, यानी परिवार में अगर रहे हैं तो आपको भी होंगे। ट्रीटमेंट से मस्से को निकाल सकते हैं, पर इसका 100% इलाज नहीं है, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक मस्त सी हेल्थ टिप। वजन घटाने के लिए डाइट में ज्यादा फाइबर खाते हैं तो हो जाइए सावधान। वजन कम करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज दोनों का ही रोल होता है। वजन को कम करने के लिए लोग फाइबर से भरपूर खाने को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। अब इससे क्या नुकसान होता है, ये हमें बताया डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी ने। अब ये नई बात आपको सुनने में मिली होगी, क्योंकि अक्सर यही कहा जाता है कि भाई अगर आप वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो ज्यादा फाइबर अपनी डाइट में रखिए, ये अच्छा होता है। नुकसान के बारे में कभी भी बात नहीं होती, तो अब वो सुन लीजिए। हाई फाइबर डाइट वजन कंट्रोल करने में मदद करता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने से इंटेस्टाइन पर बुरा असर पड़ता है, यानी आपकी आंतों पर बुरा असर पड़ता है। इससे गैस की समस्या शुरू हो जाती है, खासतौर पर बीन्स लेने पर। ब्लोटिंग और लूज मोशन या खाना ना पचने की समस्या होने लगती है, और ये कॉमन साइड इफेक्ट है। क्रोन्स डिजीज के मरीजों को काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हाई फाइबर डाइट अपने आप लेना शुरू मत कर दें, कुछ भी खाना मत शुरू कर दें। डाइटिशियन को जरूर कंसल्ट करें और उसके बाद हाई फाइबर चीज़ों को अपने खाने में शामिल करें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।